नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। पुंछ आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। यही वजह है कि आतंकी हमलों को रोकने और विफल करने के लिए कड़ी रणनीति तैयार की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोड ओपनिंग पार्टियों के क्लियरेंस का मूवमेंट नहीं होगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं सैन्य वाहनों के मूवमेंट के दौरान हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री चेकपोस्ट बनाए जाएंगे ताकि 20 अप्रैल को पुंछ में हुई घटना जैसे आतंकी हमले दोबारा ना हो सकें। उधर टेरर फंडिंग तोड़ने के लिए भी केंद्र ने आज बड़ा कदम उठाते हुए 14 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान में छिपे आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने सपोर्टर्स और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए कर रहे थे, जिनसे ऐसे आतंकी हमलों में मदद मिलने की संभावनाएं बनी रहती थी। इनमें से ज़्यादातर ऐप्स को यूज़र को गुमनामी देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिनकी वजह से एजेंसियों को इन यूजर्स तक पहुंचने में भी मुश्किल हो रही थी। 20 अप्रैल को पुंछ के बाटा दुड़िया में जो सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब सेना ने 2-2 किलोमीटर के दायरे में चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले जो सेना के वाहन थे वो बिना रोड ओपनिंग पार्टी के चले जाते थे, अब उनको रोड ओपनिंग पार्टी की क्लियरेंस लेनी होगी, तभी सेना के वाहनों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक ओवरग्राउंड वर्कर उसके पूरे परिवार को, जो निसार अहमद था, उसके परिवार को पकड़ा और उनसे पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के जरिए जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जो चाइना में निर्माण हुए हैं, जिनका निर्माण चाइना में किया गया है, वो ड्रोन जब पाकिस्तान के जरिए यहां भेजे गए, उसके हथियार और पैसा और साथ में जो चाइना में बनी गोलियां हैं जो चाइना की आर्मी इस्तेमाल करती है, वो यहां पर लाई गई और वहीं पर बैठ के निसार के घर पर बैठ के पूरी प्लानिंग रची गई कि किस प्रकार से यहां पर आतंकियों द्वारा हमला किया जाएगा सेना के वाहन पर। क्योंकि जिस जगह पर हमला हुआ वहां वाहन की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आगे तीव्र मोड़ है, जिसके चलते वहां पर सेना का वाहन धीरे होता है, या कोई भी वाहन है वो धीरे होता है। लेकिन जब सेना का वाहन वहां पर पहुंचा तो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें वाहन में आग लग गई और 5 जवान जिसमें शहीद हुए। लेकिन कहा जाए इसके लिए कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्होंने एक सख्त कदम उठाया है और 255 के करीब लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक निसार अहमद भी है और जम्मू से एक मौलवी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर जो आतंकी हमला किया गया था, उसके आतंकी अभी भी पहुंच से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाती रही। लेकिन अब जिस प्रकार से सेना के वाहन के ऊपर हमला हुआ है, वो उन आतंकियों को ढूंढने के लिए पूरा जो बाटा दुड़िया का जंगल है उसको खंगाला जा रहा है। कई नेचुरल केव्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कहा जाए तो इस वक्त सेना की तरफ से एक नियम बनाया गया है कि 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है वो चेक पोस्ट बनाई जाएंगी और रोड ओपनिंग पार्टी की क्लियरेंस के बाद ही जो है वो सेना के वाहन को आगे बढ़ने दिया जाएगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आनंद सांवरिया साहब, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूँगा। पिछले दिनों पुंछ में जिस तरह से ये टेरर अटैक हुआ, उसके बाद अब ये कदम उठाया गया है, कितना फ़ायदा इन कदमों से अब जो जवान हमारे तैनात हैं सेना की सुरक्षा के लिए हो पाएगा, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में? और साथ ही साथ जिस तरह से अब रणनीति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल रही है केंद्र सरकार जवानों की सुरक्षा के लिए, आपको नहीं लगता कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था?
रविंदर जी नमस्कार। जी। और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं इनको भी मेरा अभिवादन। देखिए, अभी तक हम लोग सेना में कर क्या रहे हैं कि हम लोग सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी को टच नहीं कर रहे हैं। अभी जो ये अटैक हुआ है बिम्बर गली में, क्यों हुआ? अभी आपने बताया कि जो वहां के लोग थे, जो वहां के बाशिंदे थे, उनके खुद के घर में ये सारा प्लानिंग हुआ है जी। और उनके हेल्प से ये, चाहे गोलियां चली है, चाहे ग्रेनेड चलाया गया है, ये उनके हेल्प से हुआ है। तो मतलब जिम्मेदार कौन है? वहां के लोकल हैं। लोकल के हाथों में, चाहे वहां पाकिस्तानी टेररिस्ट भी होंगे और वहां के अपने टेररिस्ट भी होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेंट वहीं के हैं, सारी प्लानिंग वहीं की गई है। अब देखिए, ये चीजें आप बड़े एक परिप्रेक्ष्य में देखिए। पिछले जो 3 दशकों से, 5 दशकों से आप कह लीजिए, 1988 से ये शुरू हुई है कश्मीर में। ये सिर्फ टेररिज्म का मामला नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी आईएसआई का मामला नहीं है। पिछले लगभग 3 दशकों से वहां के लोकल जो हैं वो भी उसमें संलग्न हैं और इसमें कहीं न कहीं एक हम लोग जिहाद लड़ रहे हैं, जिसमें अभी आपने हर 2 किलोमीटर में एक पोस्ट बिठा दिया है। लेकिन बीमारी क्या है? बीमारी है वहां के लोकल और पाकिस्तानी टेररिस्ट है उनकी साठगांठ। उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं ये जो पोस्ट बिठाए गए हैं, इससे आप कहीं कहीं एक निगरानी बढ़ा दीजिएगा। लेकिन जो वहां पे देख लीजिए, वहां पे जो भट्टा दी दूरियां हैं, चाहे भिम्बर गली है, वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है या एलओसी है, सिर्फ 7 किलोमीटर है और इसके बीच में बहुत सारे एकदम बियर जंगल है जी। तो अगर वहां से टेररिस्ट आ गए, अगर कहीं छुपे हुए हों, छुप के अगर वो वहीं पे जो रेसिडेंट है उनके घर में छुप गए हैं, उसको हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि उनकी तो आंखें 24 घंटे हमारे जो मूवमेंट है उस पे रहेगी। हाँ, मान लिया हमने आरोपी कर लिया, रोड ओपनिंग पार्टी में भेज दिया, उसमें जो रोड है, रोड के ऊपर में कोई आईडी या बाकी सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन अगल बगल में जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो लोग छुपे हुए अपना जो असॉल्ट राइफल्स वहां लगा के जो खड़े होंगे, बैठे होंगे, उसका हम क्या करेंगे? तो दरअसल इसका इलाज है कि हर लेवल पे इसको चेक कीजिए। देखिए, आपने अभी बताया कि जो लोग 2 पकड़े गए हैं उसमें से एक वहां के मौलवी भी हैं जी। देखिए, रेडिकलिज्म जो है ये मैं जम्मू कश्मीर में 1990 में था, जब ये जनवरी में चल रहा था, मेरी पोस्टिंग वहां पे हुई थी। मैंने हर मस्जिद से वो आवाज आती हुई देखी है कि वहां के रलेफ सालिम के गलेफ, ये चीजें वहां पे हमने देखी हुई है। मतलब वहां के लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। अब वही अगर यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं तो इसको एड्रेस करने के लिए वहां का जो मौलवी है, हर गांव का मौलवी है, रेडिकलिज्म उसी के थ्रू पनप रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हर शुक्रवार को जो उनका खुतबा होता है, खुतबा पढ़ने के बाद जो पत्थरबाजी होती है, वो सब चीजें होती है। तो हर मौलवी जो है गांव का, वो कहीं कहीं जिम्मेदार है रेडिकलिज्म को बढ़ाने का। तो ये आदमी पकड़ा गया है, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग हम लोग कहते हैं, वो होगा, आपको जरूर कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी इंसिस्ट करता हूं कि कश्मीर में जो चल रहा है उसका इलाज, ट्रीट द डिजीज नॉट द सिम्टम्स। ठीक है। हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं मोस्टली हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्ट बन रहे हैं हर 2 किलोमीटर में, इससे जरूर कहीं न कहीं कुछ हेल्प तो मिलेगी आर्मी को। रविंदर जी। ठीक है। आनंद जी, मैं जिस तरह से अभी कैप्टन साहब ने बड़ी तफसील के साथ समझाया कि जो केंद्र सरकार लगातार ऐसे आतंकी हमले रोकने के लिए फैसले ले रही है, वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन इन फैसलों से आप निगरानी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि चौकन्ने और ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जब तक वहाँ पर पनप रहा लोकल नेटवर्क नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ बनी रहेंगी और तब तक चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी जितनी कि लग रही हैं शुरुआत में। तो इसको लेकर मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये कि पहली बात, ये कदम क्यों हर बार ऐसी घटनाएं होने के बाद ही उठाए जाते हैं? एहतियातन जब इनपुट्स आप लोगों के पास हैं
तो क्यों नहीं पहले इस तरह की दिशा में कोई कदम उठाए जाते। और दूसरा ये कि जिस तरह से अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है आप सभी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स की कहीं ना कहीं आड़ में अपने इन मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, मैं धन्यवाद करता हूं ग्रुप कैप्टन साहब का कि जिन्होंने बहुत सुलझे हुए तरीके से इस बड़ी जटिल समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। देखिए मैं भी आर्मी में रहा हूं, करीबन 12 साल मैंने भी आर्मी में नौकरी की है। देखिए जो भी सवाल, जो भी हालात आज आप बता रहे हैं और जिस तरह के आप लोकल जो स्लीपर सेल्स हैं जो दुश्मन के साथ हाथ मिलाते हैं, और जिस तरह का दुश्मन एलओसी पे हमारे साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान, जिसके ऊपर आप बिल्कुल बिलीव कर ही नहीं सकते, और वो पाकिस्तान की एक अपनी एक पॉलिसी है कि वो भारतवर्ष को हजारों कट करके ब्लीड करता रहेगा। लेकिन जो स्टेप देखिए, पूरा कश्मीर वैली, पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जब से 370 धारा आती है उसके बाद पल्टेबल चेंज आई है और लोगों को भी समझ में आ गई कि उनका जो भी रुझान, जो भी वेलफेयर है वो भारतवर्ष के साथ रहने में ही है। जो अलगाववादी राग अलापते थे उनमें उनका फायदा नहीं है। और अब जबकि लाइफ टाइम में भारतवर्ष को G20 का प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला है, तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बौखला गया है। पिछली बार जब मेरे 5 जवानों ने अपनी शहादत दी थी तो मैंने चैनलों पे कहा था ये मेरे जवानों पे अटैक नहीं है, ये भारतवर्ष की सोवरेनिटी पे अटैक है, ये भारतवर्ष के ऊपर अटैक है। और देखिए वो इलाका मैंने देखा हुआ है, इतने घने जंगल हैं, और जो टेररिस्ट होता है उसको अगर लोकल सपोर्ट मिल जाती है, अभी मैं सुन रहा था कि मौलवी जी अरेस्ट हुए हैं, और जैसे भी ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे ये तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 90 में रह के आए हैं, और किस तरह से मस्जिदों का दुरुपयोग करे थे ये रेडिकल लोग, तो उन चीजों के कमर तोड़ने के लिए, बिकॉज देखिए आप पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम पे खुल के अटैक कर दे, तो क्या करता है, अब G20 की मीटिंग होने वाली है मई में, तो हमें अंदेशा, और उसने पहले उस पुलिस में जो अटैक किया था, ठीक है, सोचने के लिए, यही बताने के लिए किया था कि कश्मीर में। तो अब जो अभी आज का डिसीजन के 14 ऐप जो लोकल स्लीपर सेल्स होते हैं, बिकॉज लोकल सपोर्ट के बगैर कोई भी टेररिस्ट सफल नहीं होता है, तो वो जो लोकल टेररिस्ट, मैं सारे जम्मू एंड कश्मीर के बासिंदों को नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि सारे पूरे देश भगत है, उसमें जैसे आटे में नमक होता है, उसमें से चंद देशद्रोही हैं जो दुश्मन की साथ देते हैं और अपने जवानों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये समझते हुए कि अगर भारतवर्ष डिस्ट्रॉय हो गया तो वो जो नाजिर जो आपने अरेस्ट किया है, जो चाइनीज गोलियां लेकर के उसने हैंड ओवर किया था, तो उनके एम्स बहुत छोटे होते हैं, पर ये यकीन रखिए जो स्टेप अब लिए हैं भारत सरकार ने, और जिस तरह से ऐप को ब्लॉक करके जब तक के कनेक्ट नहीं होगा तो और इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें जो भी टेररिस्ट आते हैं वो पाकिस्तान, अभी जो वो टेररिस्ट में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, पाकिस्तान आर्मी के हथियार उनके साथ थे, और 2 हमारे कश्मीर के लोग थे जो गुमराह किए गए थे। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से डेवलपमेंट 370 हटने के बाद में जिस तरह से कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, यंगर जनरेशन समझ गई है कि उनका हित भारतवर्ष के साथ ही रहने में होता है। लेकिन पाकिस्तान तो हर एक दूसरे दिन में ही, अभी देखिए एससीओ की मीटिंग होने वाली है 4-5 मई को, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, उससे पहले उनके बयान देखिए वो क्या क्या करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा एक बार, मैं मुन्ना खान साहब के पास भी जाना है। मुन्ना खान साहब, केंद्र सरकार लगातार आतंकी हमलों को रोकने की दिशा में प्रयास कर रही है, फैसले ले रही है, कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस क्यों बार बार इन फैसलों का
इन कदमों का विरोध करती हुई नजर आती है? कांग्रेस पार्टी इसीलिए विरोध करती आ रही है क्योंकि बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। आपने चुनाव के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उनके आपने लक्ष्यदार भाषण जरूर सुने होंगे कि मित्रों नोटबंदी होगी, आतंकवादी के कमर टूटेंगे, और चुपके से बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ऐसी हरकतों से, इस तरीके की नीयत रखने से कभी आप कश्मीर को शांत नहीं कर सकते। आए दिन घटनाएं बढ़ती है। मैं आपको डाटा गिनवा दे रहा हूँ। राजस्थान से हमारे 63 जवान शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश से 96, पंजाब से 104, ओडिशा से 54, बिहार से 34, केरला से 30, आंध्रा से 25। क्या इसकी दोष मैं सीधे सीधे बीजेपी सरकार को दे सकता हूं या नहीं? क्या सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो फेलियर नहीं है? वो इनपुट नहीं दे पा रही कि आखिर जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कांग्रेस के शासनकाल में शांत कश्मीर को 2014 के बाद जो जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या इनका दोष आज सरकार पे नहीं जा रहा? क्या सरकार आज फेलियर नहीं है? राज्य में किसी की भी सरकार हो, 50 किलोमीटर बॉर्डर का एरिया केंद्र सरकार के अंदर अधीन आता है, तो क्या उस बॉर्डर की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? 640 बार आतंकी घटनाएं घटी 2014 के बाद, तो कहां गए वो आपके लक्ष्यदार भाषण, वो आपके बोल कि एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा? तो ये बहरूपीय सरकार है, इनके कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क है। आज देश और विदेशों में ये पता चल चुका है बात पूरी होने कि देश में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला है जो सिर्फ झूठ बोलने में व्यस्त है, काम करने में व्यस्त नहीं है। आज आप पीएमओ ऑफिस में चले जाओ, 20 टेलीविजन टीवी लगे एलसीडी, उस पर सारे न्यूज चैनल एक साथ चलते। सरकार ये मंशा लगाने में कि कोई भी न्यूज चैनल मेरे खिलाफ बोल तो नहीं रहा, मेरी बड़ाई कर रहा नहीं कर रहा। अगर जिस दिन मेरी बुराई करे उसके दरवाजे पे ईडी सीबीआई चली जाती है। तो ये दहशत में पूरे देश को रखा हुआ है, इसलिए आज कोई खुल करके कोई बात नहीं कर पा रहा, और मोदी जी की वाहवाही 2, 4, 5 ऊपर के मीडिया चैनल कर रहे, जिससे सरकार चल रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं सावरिया जी, थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है। 2024 बहुत नजदीक है। कर्नाटक में तो पानी पिला ही रहा हूं। अगर यही यथास्थिति रही तो 2024 में आप बोरिए बिस्तर बांध लेना और जाने की प्लानिंग कर लेना। ठीक है, आनंद जी जवाब दे दीजिए। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है जी? जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा अच्छा लगता है कि खान साहब सुनेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में जैसे आटे में नमक होता है वैसे स्लीपर सेल है, लेकिन हमारी ये भारतवर्ष की मंदभागी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी उन्हीं स्लीपर रोड, जमुना खान जैसे लोग, इनकी पार्टी भी स्लीपर सेल जैसा काम कर रही है। यही वो लोग हैं, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मेरी भारतवर्ष की सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक करके वो खत्म करके आती है, उनके नाम से नाबूद करके आती है, तो इनके युवराज पूछते हैं, वो एविडेंस मानते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो भी ये कांग्रेस के लोग भाषा बोलते हैं वो पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं। मैं समझता हूँ उनकी कंपल्सन, पर देश की सुरक्षा के लिए मुन्ना खान जी, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उस कश्मीर को आप लोग छोड़ के आए हैं जहाँ पे हर रोज पत्थर जवानों के ऊपर पत्थर पड़ते थे। आज की बात कर रहे हैं, अभी जो भी कोई हादसा होता है उसको तय जो है स्लीपर सेल देते हैं, लोकल स्लीपर देते हैं, चाहे वो मौलवी जो अभी अरेस्ट किया गया है या फिर ये पॉलिटिकल पीपल जिनको राष्ट्र को छोड़ करके वो सिर्फ अपनी रोशनी फेंकने की बात करते हैं, तो हमसे सेना जो है अटैक करके अब नाश्ते नाबूद करती है, तो उनसे हिसाब मांगते हैं। ये दोगला तरीका जो है कांग्रेस का, और देश देखिए कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अभी मुन्ना खान जी मुझसे चैलेंज 2024 की बात करते हैं। मुन्ना खान जी, आज मैं चैलेंज आपको देता हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज देता हूं कि 2024 में कांग्रेस माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखी जाएगी। और आप कर्नाटक की बात करते हैं, देखिए आपका अध्यक्ष क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन आप लोगों में तो इसलिए अकल ही नहीं है। कहते हैं कि
नरेंद्र मोदी एक विष बड़ा हुआ सांप है। अरे हाँ, अगर ये मानिए हम, अगर विष बड़ा सांप है, जैसे शिव भगवान के गले में सांप लटका हुआ है, भारतवर्ष की जनता हमारे लिए शिव भगवान है, और हम जनता जनार्दन की रिस्पेक्ट करते हुए वो सांप जो है जनता के लटका हुआ है। और आने वाले 24 में और आने वाले करनाल में जिस तरह से कांग्रेस को वो डसेगा कि कोई भी इमरजेंसी में उसका इलाज नहीं हो पाएगा। महत्वपूर्ण है कांग्रेस जो है इस वक्त। आप गिनिए 2 स्टेट्स में आपकी कांग्रेस रह गई है, और क्या देखोगे, जहां से देखोगे सब आपके सारे नेता या तो जेल में है या तो जेल में है। 2024 आने वाले दीजिए, मुन्ना खान जी, उस वक्त तक तो सारे आपके नेता बिहार जेल में बैठे होंगे। चलिए ठीक है आनंद जी, मैं आऊँगा आपके पास, क्योंकि कैप्टन साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं। खान साहब, मुझे पहले कैप्टन साहब के पास जाना है, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूँगा आनंद जी की बातों का। कैप्टन साहब, जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसके बाद से देश के इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, अभी जो बात आनंद जी ने भी कही कि स्लीपर सेल्स अभी भी हैं जम्मू कश्मीर में, मेरा सवाल ये है कि ये दोनों ही बड़े अहम विषय हैं, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो सेना की सुरक्षा है उसको लेकर, और जिस तरह से टेरर फंडिंग कहीं ना कहीं तोड़ना या रोकना केंद्र सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं उनको और बढ़ाया जाए और उन इनपुट्स पर समय रहते एक्शन हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आमतौर पर कई ऐसे बड़े मामले भी देखने पर आए कि इनपुट था लेकिन ध्यान समय पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बड़े हमले हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहला सवाल ये कि इंटेलिजेंस इनपुट और मजबूत हो और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन टाइमली हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा ये कि जो स्लीपर सेल की बात आनंद जी कर रहे थे, ये कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है। रविंदर जी, मैं तो सेना के हेडक्वार्टर में बैठ के सब चीजें देखी हुई है जी। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि किसी भी एक दिन जब हम सुबह में मिलिट्री ब्रीफिंग के लिए जाते हैं जी, तो उस ब्रीफिंग में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी एक होती है। और हमने देखा है जम्मू कश्मीर जैसे जगह में किसी भी एक दिन को कम से कम सैकड़ों 200 250 इतने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आते हैं। अब इसमें से कितने क्रेडिबल हैं, कितने क्रेडिबल नहीं है, ये नहीं जानते हम। अगर ऐसा एरिया है जहां पे कि आपके अपने आदमी हैं, सजग आदमी हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल शक्ति से दे सकते हैं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वहां पे आप क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई हुई है ये क्रेडिबल है या नहीं है। जम्मू कश्मीर जैसे जगह में जहां पे कि आप जानते हैं, आपने ही कहा हुआ कि जो लोग बाहर से आए थे या जो बाहर से जो असला बारूद आए थे, वहां के लोकल ने उसको वहां पे पनाह दी है, वहां पे सब कुछ की है। तो ऐसे जगह में आपके जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होते हैं उसको सपोर्ट करने वाला या उसको वैलिडेट करने वाला कोई नहीं होता है। तो फिर जो मिलिट्री वहां के जो लोग होते हैं, जो वहां के इंचार्ज होते हैं, वो ये नहीं जानते कि इसमें से किस पे यकीन किया जाए, किस पे यकीन नहीं किया जाए। ठीक है। तो इंटेलिजेंस रोज के आते हैं, पुलवामा के भी आए थे, लेकिन वो इतना वीक इंटेलिजेंस था कि लोगों को उसको ऊपर में यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे आरडीएक्स लेके कोई आदमी एक जो इसको ब्लो करने जा रहा है। वही चीज अभी जो पूंछ में हुआ है, जो पिछले हफ्ते हुआ था, वहां पे भी वही चीज हुई है। ठीक है। उसका भी इंटीमेशन था, मतलब इंफॉर्मेशन था, लेकिन क्या उस पर यकीन किया जा सके ये चीज नहीं थी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। आज के दिन में शाइस्ता बेगम यूपी में कहीं छिपी हुई, किसी के घर में छिपी हुई है, उसके ऊपर में आपने इनाम रखा है कि कोई उसका जवाब दे, इसका इनाम है। क्या जवाब आ रही है? तो जो वहां पे मुस्लिम्स हैं उनमें एक आपस में इतनी ज्यादा आप स्नेह करने या एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा है कि वो ऐसे लोगों का इंटीमेशन आपको नहीं देंगे।
उसके खुद के घर में अगर टेररिस्ट छुपा हुआ है वो आपको नहीं बताएंगे ज्यादातर केसेस में। तो ये चीज आज की वास्तविकता है। मुन्ना खान जी को मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, मैं पॉलिटिकल जो नैरेटिव होते हैं मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज जो कही कि मोदी का ये फेलियर है 2014 के बाद। मुन्ना खान जी, ऐसे नहीं होता है। मोदी जी अगर बंदूक लेके वो उन जगहों पे चले गए होते जहां पे ऐसी वारदातें हुई हैं तो फिर भी होती। ये मोदी जी के बस की बात नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय का एक सिस्टम है, पूरी की पूरी उसमें हायरार्की है जिसमें हम लोग उसमें लगे हुए हैं। उसमें मिलिट्री अटैची लगे हुए हैं, मिलिट्री के जो सारे जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें लगे हुए हैं, और लोकल जम्मू कश्मीर की जो लोकल जो हेड्स हैं वो उसमें लगे हुए हैं, उसमें करते हैं। फिर भी चूक हुई है। कारगिल क्यों हुआ था? कारगिल इसलिए हुआ था कि वहां आके पाकिस्तान से लोग आके ऊपर में शीर्ष पे बैठ गए थे और हमें पता नहीं चला। इंटेलिजेंस फेलियर। यहाँ पे गलवान में क्या हुआ था? चीनी आके बैठ गए, वहां पे फिंगर 4 तक आके चले गए, हमें इसका इंटेलिजेंस पता नहीं लगा। तो ये सब फेलियर जो है वो हमारी फेलियर है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये हमारी फेलियर, हम इसको मानते हैं कि जहां पे हमें क्रेडिबल एक इंफॉर्मेशन मिली थी या क्रेडिबल नहीं मिली थी, उसको क्रेडिबल बनाना था, हमने नहीं किया। ये हमारी फेलियर है। आप दे लीजिए गाली, मोदी जी को गाली दे लीजिए, किसी को गाली दे लीजिए, वो राजनीतिक चीजें हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अभी जो जहां पे चीजें हो रही है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको चौतरफा एक एड्रेस करना पड़ेगा। एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, उसको भी कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। वहां पे जो लोग हैं, वहां पे ज्यादातर लोग वहां पे बिल्कुल नेशनल्स हैं, बिल्कुल नेशनल्स हैं, एकदम बिल्कुल जैसे हमारी मानसिकता है नेशनलिज्म के लिए। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर लोगों का वही मानसिकता है, वो भारत को प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके साथ नहीं है। तो ये वैसे कुछ लोग हैं जिनके चलते ये सब कुछ हो रही है। तो इसीलिए ये सब चलता रहेगा जब तक कि आप वहां की आइडियोलॉजी को एड्रेस नहीं कीजिएगा। ये चीज आप जान लीजिए, वहां पे कहीं न कहीं जिहाद चल रहा है, चाहे आप उसको जो भी शब्द दें। अगर उस जिहाद को ट्रीट आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं न कहीं सक्सेस नहीं होंगे। आज के दिन में पूरे विश्व में सिर्फ एक कंट्री है जो जिहाद अपने यहाँ पे नहीं होने दे रहा है, और वो है चीन। जिनजियांग में भी रेडिकल्स हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे जो खुतबा पढ़ा जाता है मुन्ना जी, वो खुतबा वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सीसीपी, वो पहले उसको देख लेती है कि इसमें कोई रेडिकल चीजें नहीं बोली जा रही है, तभी वो पढ़ा जाता है। तो जब इतनी आप शिकस्त रखे हुए हैं रेडिकलिज्म पे, तब वहां पे चीजें नहीं हो रही हैं। भारत में इतनी बात नहीं है, भारत में बहुत छूट है लोगों को। इसीलिए आप भी जो यहाँ पे या कोई भी मोदी को गाली देता है, जिस भी टेलीविजन चैनल पे गाली देता है, वो आपकी मर्जी है, दीजिए। लेकिन अगर मोदी के जो लोग हैं जो कि टीवी पे नजर रखे हुए हैं, अगर वो इस पे एक्शन लेते तो हम जैसे लोग बात नहीं कर पाते आज आपके चैनल पे। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में पूरा का पूरा फ्रीडम है मीडिया पे। आप किसी भी मीडिया पे पूछ लीजिए, रविंदर जी से पूछ लीजिए कि जब हम लोग इनके चैनल पे ये सब चीजें बात करते हैं तो क्या इनको धमकी मिलती है मोदी सरकार से? नहीं। मुन्ना जी, मैं भी एक एडिटर हूं, मेरी एक मैगजीन निकलती है द काउंटर व्यूज। इसमें मैं सरकार के खिलाफ लिखती हूँ, उनका काउंटर करता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कभी कोई चैलेंज या कोई टेलीफोन नहीं मिला है कि आप ये क्यों लिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। आप पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग को जो बताना है कीजिए, आप लोगों के लिए इलेक्शन है, सब कुछ है। लेकिन हम जो है वो मिलिट्री पर्सन है, हमने जो अपने आंखों देखी है, हमने जो एक्सपीरियंस की है अपने दिनों में। मैंने आपको बताया है कि मैं कश्मीर में 1990 में रहा हूं, वहां पे मैंने वो सारी चीजें देखी है, झेली है। हमारे यहाँ से जो पंडित वहां से भाग के आए थे, हमारे एयरफोर्स स्टेशन में वहां पे टेम्पररी शेल्टर में रहे थे, ये भी हमने देखी हुई है। तो ये सब सारी चीजें देखने के बाद देखिए हम लोग आज इस नतीजे पहुंचे हैं कि सरकार को हमें सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। ऐसा नैरेटिव ना सेट करें जिससे कि वहां पे प्रॉब्लम हो। रविंदर जी, ठीक है। आनंद जी, आपके पास आऊँगा क्योंकि कैप्टन साहब ने अभी 2-3 प्रमुख बातें कही।
पहला ये कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम तौर पर या तो जो इनपुट्स आते हैं वो समय पर नहीं मिल पाते, और अगर समय पर आते हैं तो उनकी संख्या इतनी होती है कि कौन रेलिवेंट है कौन रेलिवेंट नहीं है ये पता लगाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। एक दूसरा उन्होंने जो बड़ा अहम पॉइंट रखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका रेडिकलिज्म है उसको किस तरीके से आप तोड़ेंगे, उसको किस तरीके से आप लोग रोकेंगे, उसके लिए क्या आपकी अभी एक्शन प्लान्स हैं, क्या रणनीतिज़ हैं। क्योंकि जिस तरह से जो अभी बात आइडियोलॉजी की कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कहीं ना कहीं अभी भी पनप रही है, उसको कहीं ना कहीं आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक शायद ये रेडिकलिज्म पूरी तरह से नहीं रुक पाएगा। आशीष जी बिल्कुल सही। ग्रुप कैप्टन साहब ने अपना विवेचना करके जो टीवी के माध्यम से सारे भारतवर्ष की जनता को बताया, कि मैं सोचता हूं कि मुन्ना खान की आत्मा शायद बदल जाएगी। अब जिस तरह की हालात मैं मानता हूं इंटेलिजेंस इनपुट आता है और इतना ज्यादा आता है कि उसको शी-ऑन वर्कआउट करने में पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने शाइस्ता की बात बताई कि वो शाइस्ता इतने महीने से सिर्फ यूपी में कहीं छुपी हुई है। तो कुछ लोगों की, चंद लोगों की मेंटेलिटी जो स्लीपर सेल की मेंटेलिटी है, वही लोग हैं जो ये सारी की सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो छुटपुट घटनाएं होती है और जिसमें कांग्रेस का प्रवक्ता आपके नेशनल टीवी पे बैठ करके कह रहा है कि ये मोदी की फेल्योर है, तो ग्रुप कैप्टन साहब ने उनको खूब अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको आर्मी की फंक्शनिंग नहीं पता, डिफेंस मिनिस्ट्री समथिंग होती है। ये तो जहां देखो वही कहते हैं मोदी की फेल्योर है। इनको तो एक ही चीज से डर लग रहा है और वो जहर भरा सांप जिसको इनके अध्यक्ष खड़गे कहते हैं और उसका नाम मोदी है, और वही जहर भरा सांप इनको पूरी तरह से डस रहा है और डस गया है। अब बात आती है रेडिकलाइजेशन की, तो ग्रुप कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। जब तक ये रेडिकलाइजेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब ने जो इसका इलाज समझाया वो था कि चाइना की तरह से, अगर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि चाइना वाला हाल, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना जी सारे मीडिया को कह रहे थे कि 20 टेलीविजन वहां चले होते हैं और कौन सा टेलीविजन अगर कांग्रेस जनता पार्टी के गेस्ट खोलेगा, तो मुन्ना जी ये बातें नहीं है। आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आज का मुद्दा कोई कांग्रेस पार्टी और इलेक्शन मुद्दा नहीं है। जिस तरह से आप 2024 लेकर के आ गए, 2024 भी आ रहा है। कप्तान साहब की बात सुनिए, और जो रेडिकल लोग पैदा कर रहे हैं आप जम्मू एंड कश्मीर में, हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है। आने वाले समय में हर एक आदमी को इस तरह काम दे दिया जाएगा, इस तरह फ्रूटफुली एम्प्लॉय किया जाएगा, और जो स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए जो एक ऐप से, आजकल ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसा है कि आप बगैर आइडेंटिफिकेशन के आप किसी से बातचीत कर सकते हैं और पाकिस्तानी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आने वाले समय में देखिए ओवरनाइट रेडिकलाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर में अगर होता है, इस जिहाद को खत्म करने की कसम जो कुछ मुसलमानों ने खाई हुई है, कुछ चंद मैं कह रहा हूँ, बाकी सारे मेरे भारतवर्ष के 14% जो मुसलमान हैं वो देश भगत है, लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई है जिहाद वाली। उन जिहादियों को हम चुन चुन के पकड़ेंगे और पकड़ करके बिल्कुल नाक से नाबूद मिट्टी में मिला देंगे। भारतवर्ष को कोई खतरा नहीं होने देंगे। उसमें समय लगेगा। अगर वो रेडिकल बात खत्म की जाए, जिस तरह चाइना ने खत्म कर दिया, जिस तरह से मुन्ना जी आज यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं और राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीजें भारतवर्ष की डेमोक्रेसी बहुत परिपक्व है। हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हैं। उनको मिलकर के हम रेडिकलाइजेशन भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इंटेलिजेंस को भी और इम्प्रूव कर रहे हैं। विंग कमांडर साहब, ग्रुप कैप्टन साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि वो फेलियर तो होता है, क्योंकि
वो इलाका आप लोगों ने देखा है, कपिल साहब तो नौकरी करे, मैंने भी वहां देखा है, तो टेररिस्ट को मौका बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि स्लीपर सेल वहां पे है। पर आने वाले समय में जिस तरह से पत्थर मारते थे वो स्लीपर सेल कहाँ गए मुन्ना खान जी? अब बताइए, अब तो हर एक बातें एक ही चीज देते, मोदी के टाइम में ये हो गया, अरे आपके टाइम में पत्थर मारते थे मेरे जवानों को, आज किसी की हिम्मत नहीं है। जो गुंडागर्दी करते थे, जो बड़े बड़े दादा बने हुए थे, आज जमीन के नीचे चले गए। आने वाले समय में बहुत स्लोली, देखिए भारतवर्ष की डेमोक्रेसी है, यहाँ ज्यादा आशीष जी कोऑपरेटिव एक्ट नहीं रह सकते, बट आइडेंटिफाई किए हुए 227 लोग जम्मू एंड कश्मीर में आइडेंटिफाई किए हुए, तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? नहीं, उनको इतना प्रिलिमिनरी पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन बिहार की जो कसम खाई हुई है चंद लोगों ने, उनकी भी मानसिकता बदलेगी। गुरु कैप्टन साहब जितना सुलझे हुए आदमी है, हम सरकार की इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होगी, हमारे जवानों की शहादत को हम ऐसे बेफायदा नहीं होने देंगे। जवान बहुत कीमती जवान है, इनको क्या पता कांग्रेस के लोगों को क्या जवान आर्मी क्या होती है। ये तो जब हम सर्जिकल स्ट्राइक से वापस आते हैं तो कहते हैं कि बताइए कि क्या आप क्या प्रूफ दीजिए हमें, क्या सर्जिकल स्ट्राइक। तो मैं इनसे उम्मीद नहीं करता, बट आने वाले समय में ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के स्लीपर सेल भारतवर्ष की जनता अपने आप खत्म कर देगी, और रेडिकलाइजेशन को खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। भारत सरकार इस वक्त लगी हुई है, जितना पैसा भारत सरकार का जम्मू एंड कश्मीर में जाता है आप जानते हैं, उससे पहले वो प्राइवेट पॉकेट में जाता था, अब वो सारा का सारा पैसा वहां डेवलपमेंट में जाता है। और देखिए आशीष जी, जब हम फौज की भर्ती करने जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिस तरह से जवान मुस्लिम जवान आते हैं, बासिंदे जम्मू और कश्मीर के आते हैं, उसमें मैं विंग कमांडर, मैं ग्रुप कैप्टन साहब को इत्मीनान दिलाता हूँ कि हमारी जिंदगी के टाइम में ही ये खत्म हो जाएगा रेडिकलाइजेशन। ठीक है मुन्ना खान साहब। रविंदर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कैप्टन साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बात तो सच कही कि ये नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है, वाकई उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जितने नाम गिनाए उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला सारे स्टेट है, लेकिन गुजरात नहीं आया। गुजरात इसलिए नहीं आया क्योंकि बॉर्डर पे लड़ना और दुश्मनों से लड़ाई करना ये बनिए का न धर्म है न कर्म, इसलिए नहीं आया। तो ये वाकई मोदी जी के बस की बात थी। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। बड़े ही गर्व महसूस करके हमारे सवारिया जी कह रहे कि कांग्रेस से ये नहीं हो सकता था, बीजेपी से नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं है। आप सुन क्यों ले? अभी मैं कैप्टन साहब का जवाब दे रहा हूँ। कैप्टन साहब ने कहा कि मुस्लिम कहीं ना कहीं, आनंद जी सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट करने से ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको मैंने पूरा मौका दिया है, मुन्ना खान साहब की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। बीच में मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, बीच में बोला नहीं। अभी कैप्टन साहब ने कहा कि मुस्लिम शाइस्ता को कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो रखा है और किसी को नहीं बचा रहा। तो मित्र हमारे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ और सम्मान से मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम इस तरीके करने लगे, पंजाब मुस्लिम को बचाने लगे, पंजाबी को बचाने लगे, गुजराती को बचाने लगे, राजस्थानी को बचाने लगे, तो सरकार कैसे बच सकती है? तो सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? ये सो रही है क्या? इसे आप फेलियर नहीं मानते कि एक गुजरात का आदमी आईएएस ऑफिसर बनके 46 दिन 46 डे पूरे कश्मीर का भ्रमण करता है जेट प्लस सुरक्षा लेकर के? क्या ये सुरक्षा की चूक नहीं है? अगर उस जगह कोई विदेशी आतंकवादी अगर हमारे देश में आता और इस तरीके की हरकत करता तो कितनी हमारी रिपोर्टें ले जाता, कितनी संवेदनशील एरिया को टारगेट करता, रेकी कर लेता, वो कितनी गुप्त सूचनाएं जमा कर लेता। क्या ये सरकार की फेलियर नहीं है? आए दिन 640 आतंकी वारदातें हो जाती है, फिर भी सीना ठोक के कहते हो मोदी जी बहुत अच्छा है। अरे मोदी जी बहुत अच्छा है ही, लेकिन सिस्टम कहाँ है मोदी जी का? एक अदना सा अमृतपाल खुलेआम गृह मंत्री को धमकी देता है। अरे हमने भिड़ा वालों को चीरने का काम किया था, क्योंकि हमारा वाकई सीना 56 इंच का था, 5.6 इंच का नहीं था। हमारा सीना दिखता था, कार में भी दिखता था, युवाओं में भी दिखता था, किसान में दिखता था, जवान में दिखता था, महिलाओं में दिखता था। हम कतरी और करनी में फर्क नहीं रखते थे। हम
हमने किया, हमने प्रोटोकॉल तोड़ करके बिरयानी खाने नहीं गए। हम नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के साथ झूला झूलने नहीं गए। अभी G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद बिलावल भुट्टो को बुलाया जा रहा है। ये कहां से दोस्ती है? ये किस तरीके की नाइंसाफी हो रही है हमारे जवान के साथ? जो हमारे जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान से आई लव यू कर रहे हो तुम लोग। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कसरी और करनी में इतना बड़ा फर्क दिख रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि बॉर्डर, जबकि पाकिस्तान नापाक नियत से, नापाक नीति से हमेशा से, आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान को परेशान करने का काम किया। अभी हमारे मित्र कह रहे थे पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के औकात की बात, तो मैं पाकिस्तान के औकात की बात बता दूं। जितने उसके घर में सिलेंडर के धुएं नहीं होते, उतने हमारे हिंदुस्तान में बाबाजी चिलम में धुएं फूंक देते। उसकी क्या औकात है? कांग्रेस के शासनकाल में भारत की तुलना जापान से, रूस, चीन से होती, बड़े बड़े कंट्री से होती थी। आज आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कर रहे हो। बड़ा ही शर्म की बात है। थोड़े ऊपर आकर के सोचे और ये आपकी जो नियत और नीति है इसको बदले। सुरक्षा बॉर्डर की होनी चाहिए, सुरक्षा जवान की होनी चाहिए, सुरक्षा कानून की होनी चाहिए, सुरक्षा महिला की होनी चाहिए। आज हमारे देश को गौरवित करने वाली, विश्व में नाम रोशन करने वाली हमारी बेटी और बहनें जंतर मंतर पे 23 तारीख से बैठे, 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते। वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री आवास, लेकिन कोई सुध नहीं लिया जा, गृह मंत्री कोई सुध नहीं लिए जाते। और छाती पीटने वाली स्मृति ईरानी, जब उसकी बेटी गोमांस में फंसी थी गोवा में, पूरे हिंदुस्तान को उसने हाथ पे उठा लिया था। लेकिन आज हमारी माँ, बहनें, बेटियां पीड़ित है, धरने प्रदर्शन कर रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है जंतर मंतर पे। लेकिन हमारे सज्जन बीजेपी के मित्र, प्रवक्ता, मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं निकल रहे कि आखिर वहां क्यों है, वहां मिलने नहीं आ रहे, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पता नहीं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आनंद जी जवाब दीजिए। डरे क्यों है प्रधानमंत्री? ठीक है खान साहब, जवाब ले लेता हूँ। आनंद जी जवाब दीजिए। पूरी होने दीजिए। बृजमोहन शरण सिंह से इतने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डरे। वक्त का अभाव है, थोड़ा जल्दी। जो बेटी आवाज उठाई वो कितनी डरी होगी, उस पर क्या बीती होगी, जो आज इंसाफ के लिए ठीक है, ठीक है, करना पड़ा, कोर्ट को लाठी मारना पड़ा, डंडे बरसाने पड़े। ठीक है खान साहब जवाब ले लेता हूँ। वक्त का अभाव है, मुझे फाइनल कमेंट के लिए भी जाना है जहां साहब के पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त का अभाव है। उस पार्टी के प्रवक्ताओं जिसकी नीति दोगली है, अभी अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने ये नहीं कहा कि मोदी जी के बस का नहीं है, बट आप लोग की तो आदत है, आपकी नीति दोगली होती है। एक तरफ से आप कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा और दूसरे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नाक रगड़ के माफी मांगते हो और वहां पे एफिडेविट देते हो। और आप बातें कर रहे हो इस वक्त कि हम बिरयानी खाने गए थे लाहौर में। अरे आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चाइना के साथ डोनेशन लेने के लिए एक पैक्ट किया था, काठमांडू में जाकर के किससे पूछ के किया था? क्या नेशन? हम तो बता के गए थे बिरयानी खाने गए हैं। आपके नेताओं ने एक पैसे के पीछे सतपाल मलिक पे इन पे जवाब नहीं किया। आज पहलवान बेटियां प्रदर्शन कर रही है, उस पे इनको जवाब। चलिए ठीक है आनंद जी रुक जाइए, मुन्ना खान साहब रुक जाइए, मुझे कैप्टन साहब के पास जाना है। कैप्टन साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका 1 मिनट में। देखिए, कश्मीर की स्थिति जो है काफी बेहद है। हम लोगों को अपने घर में बैठ के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर में या आर्म फोर्सेस के ऊपर में कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन जिस कंडीशन में वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं काफी बेहद है। लेकिन फिर भी चूंकि मैं एक मिलिट्री का आदमी हूं, मेरे लिए ये चीज मानना है कि अगर दुश्मन इस तरह से घुसपैठ करता है, जिसके बारे में आपको पता है, हमारे पूरे मिलिट्री महकमे को पता है कि ये जो पूंछ का एरिया है, पूंछ के एरिया से लगे एलओसी के दूसरे तरफ में 2 लॉन्च पैड्स हैं जो लबालब टेररिस्ट से भरे हुए हैं। तो हम खुद भी सरकार से पूछते हैं, सरकार से ज्यादा मिलिट्री से पूछते हैं। जब आपको पता है वहां पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं जी, उसको वहीं पे उसी के बिल में आप क्यों नहीं मारते हैं? आज के दिन में हमारे पास में ऐसे हेलीकॉप्टर है, अपाची हेलीकॉप्टर, इसकी एक सॉर्टी बिना एलओसी को क्रॉस किए हुए उन दोनों लॉन्च पैड को तबाह कर सकती है।
हमारे पास में आर्टिलरी है, हॉविट्जर्स हैं, जिसके लगभग पिन पॉइंट अटैक होते हैं। उसको फायर करके क्यों हम उनको नहीं मारते हैं? पहले भी हमने एक बार आर्टिलरी से फायर किया हुआ है, एक लॉन्च पैड को हमने तहस नहस किया हुआ है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों उनके लिए वेट करते हैं कि वो जो टेररिस्ट हैं वो तार के नीचे से बिल बना के हमारे अंदर में आए या और किसी तरह से आए? तो आज के दिन में जरूरत है कि आर्म फोर्सेस एक बिल्कुल रणनीति ऐसा तैयार करे कि टेररिस्ट को उन्हीं के हाइड आउट में जरूर मारे, और जो बाकी आते हैं इधर में उसका तो मरना लिखा हुआ है ही, लेकिन वो हमारे ऊपर में ज्यादा प्रहार नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हमारी तबाही नहीं कर पाएंगे। हमारी सेना सुरक्षित रहेगी अगर हम उसी के घर में घुस के मारे। रविंदर जी ठीक है। मुन्ना खान साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। सरकार को सीमा सुरक्षा में सूद लेनी चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद से अगर कोई गहरा मसला रहा है, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि गहरा मसला रहा है वो है सीमा सुरक्षा का। क्योंकि हमारे देश के चारों कोई साफ नीति और नियत से नहीं बैठा, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। तो इन पे सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि इन्होंने कई वादे ठीक है। आनंद जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अभी ग्रुप कैप्टन साहब जो बात बता रहे थे और मैं कई चैनल पे कह चुका हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये लॉन्च पैड है जिस तरह से पहले खत्म कर दिए गए थे, पाकिस्तान को एक। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।